और उसके दोस्त तो कालाझाड़ी जंगल से चले गए। फिर अब कौन आ रहा है? ये किसकी आहट है? चित्रा ने अपनी नजरें झाड़ियों की तरफ टिका दी थी। वो एकटक नजर से उसी तरफ देखे जा रही थी। जैसे जैसे आहट की आवाज उसके करीब आते जा रही थी, चित्रा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उस तरफ से कौन उसके पास आ रहा है। झाड़ियां तेजी के साथ हिलने लग जाती हैं, जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकल रहा हो। देखते ही देखते झाड़ियों के अंदर से एक काली बिल्ली बाहर निकलती है। उस काली बिल्ली के बदन पर कई सारे घने बाल थे। वो बिल्ली दिखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी बिल्ली डायना के पास थी, जिसे वो लूसी कहकर पुकारा करती थी, जो उसी रात गायब हो गई थी जिस रात वो काला साया डायना के सामने आया था और उसने उस पर हमला किया था। उसी रात सब लोगों ने मिलकर ग्रेवयार्ड कोठी भी खाली कर दी थी। चित्रा उस बिल्ली को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये तो लूसी है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? लूसी भी अपनी बड़ी आंखें करके एकटक नजर से चित्रा को ही देख रही थी। उसकी चित्रा पर से नजर ही नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी चित्रा को पहले से जानती हो और उसके स्वागत में अपना सिर नीचे झुका रही हो। देखते ही देखते लूसी चलते हुए चित्रा के पास जाती है और उसके एकदम सामने जाकर अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। चित्रा मन ही मन बड़बड़ाती है, ये लूसी को क्या हो गया? ये क्या कर रही है? चित्रा लूसी को हैरानी के साथ देख ही रही थी कि लूसी उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है, जैसे कि लूसी चित्रा के वहां पर आने से बहुत खुश हो और उसे प्यार कर रही हो। लूसी चित्रा के चारों तरफ घूमने के बाद वो चित्रा की विपरीत दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है, उससे दूर जाने लग जाती है। चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है, अब ये लूसी को क्या हो गया? ये कहाँ पर जा रही है? चित्रा एकटक नजर से लूसी को ही देखते रहती है। तभी लूसी रुकती है और पीछे पलटकर चित्रा को देखने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी उसको अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। चित्रा भी इस इशारे को समझ जाती है और वो बिना देरी करे लूसी के पीछे जाने लग जाती है। लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लूसी चित्रा को लेकर कहीं जा रही हो, पर कहाँ? ये बात चित्रा की भी समझ नहीं आ रही थी। लूसी बड़े ही धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी ताकि चित्रा आसानी के साथ उसके पीछे पीछे आते जाए। चित्रा भी वही कर रही थी, वो लूसी के पीछे जा रही थी। देखते ही देखते लूसी चित्रा को एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ सामने जंगली लताओं से घिरी हुई एक दीवार थी। लताएं आपस में इस तरह से गुथी हुई थी कि वो लताओं की बड़ी सी दीवार नजर आ रही थी। उन जंगली लताओं से घिरी दीवार से होकर आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वही कालाझाड़ी जंगल के अंत का आखिरी सिरा हो। वो दीवार जो जंगली लताओं से घिरी हुई थी, उसकी पत्तियां हरी थी। ये एक हैरान करने वाली बात थी कि कालाझाड़ी जंगल के अंदर के सभी पेड़ पौधे लताएं काले पड़ गए थे, पर ये जंगली लताएं अभी तक हरी थी। काली बारिश का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। चित्रा अपने सामने बनी लताओं की दीवारों को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये कौन सी जगह है? मैं इतने सालों तक यहाँ पर रही, पर आज से पहले इस जगह पर कभी नहीं आई हूँ। यकीन नहीं होता कि कालाझाड़ी के अंदर एक ऐसी भी लताओं से भरी हुई दीवार है, पर इस जंगली लताओं की पत्तियां काली क्यों नहीं है? आगे जाने का कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लूसी उसी लताओं से घिरी दीवार के सामने खड़ी हुई थी। देखते ही देखते लूसी उन लताओं को पार करते हुए उस लताओं से बनी दीवार के अंदर घुस जाती है। चित्रा जब लूसी को अंदर घुसते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये लूसी कहाँ पर चली गई? क्या इसके आगे भी कोई रास्ता है? पर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। फिर ये लूसी कैसे अंदर चली गई? चित्रा के समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लूसी के पीछे जाए या ना जाए। पर उसके पास लूसी के पीछे जाने के अलावा इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ पर रहने वाली थी और कैसे उस काले साए का अंत करने वाली थी। इसलिए वो अपने दिल पर हाथ रखती है और चुपचाप लताओं को अपने हाथों से हटाते हुए अंदर घुस जाती है। चित्रा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुफा के अंदर घुस रही हो। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। जैसे ही अंधेरा छटता है उजाला होता है। चित्रा ऐसी जगह पर आ जाती है कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने में कठिनाई होने लग जाती है। वो बुरी तरह फंस जाती है कि अपनी आंखों पर यकीन करे भी या नहीं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं था। चित्रा के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान था जहाँ पर बीचों बीच एक पुराना सा लकड़ी का घर बना हुआ था जिसकी हालत खस्ता थी, जो कभी भी ढह सकता था। उसके पास ही एक बड़ा सा तालाब था जो कि पूरी तरह सूख चुका था। उसके अंदर एक बूंद तक पानी नहीं था। आसपास भी एक भी हरा पौधा नहीं था।
पूरी जमीन बंजर पड़ी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वहां पर काली बारिश नहीं हो रही थी, जैसे लताओं से बनी दीवार को पार करने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में आ गई हो। चित्रा उस जगह को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। उसके कदम ठहर से गए थे वहां पर आकर। लूसी मैदान के एकदम बीचों बीच बने घर के पास आकर रुक जाती है, जैसे लूसी का मकसद सिर्फ चित्रा को वहां पर लाना था जिसमें वो कामयाब हो चुकी थी। चित्रा की नजर भी उस लकड़ी से बने हुए घर पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लकड़ी का घर चित्रा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, उसे अपने पास बुला रहा हो। चित्रा का मन भी उस घर के पास जाने का करने लग जाता है। चित्रा उस घर को देखते हुए खुद से कहती है, ये घर किसका है? कौन रहता होगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई रहता भी होगा या नहीं? उस घर को देखकर चित्रा के मन में हजारों सवाल आते हैं। देखते ही देखते चित्रा उस घर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा उस घर के दरवाजे के पास आकर रुक जाती है। उस घर का दरवाजा भी लकड़ी से बना हुआ था। चित्रा उस घर के दरवाजे को खटखटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाई रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे के बीचों बीच उभरी हुई जगह पर पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर कुछ बना हुआ हो, पर जाले और धूल जमने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चित्रा दरवाजे की धूल को अपने हाथ से साफ करते हुए कहती है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? इतना कहकर चित्रा दरवाजे पर जमे धूल जाले को साफ करने लग जाती है। जैसे ही दरवाजे पर से चित्रा जाले धूल साफ करती है तो देखती है कि वहां पर 5 निशान बने हुए थे। पहला निशान था पानी की बूंद का, दूसरा आग का, तीसरा बवंडर का, चौथा इन्फिनिटी और 5वां निशान था एक आंख का। चित्रा उन 5 निशानों को बड़े गौर से देखते हुए उन पर हाथ फेरने लग जाती है, जैसे वो उन निशानों को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। चित्रा उन निशानों को देखते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन निशानों को पहले भी कहीं पर देखा है, पर कहाँ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? चित्रा उन निशानों के बारे में याद करने लग जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ती है, याद आया, ये तो वही निशान है जो अनुराग के शरीर पर थे, पर ये निशान यहाँ पर कैसे? चित्रा उन 5 निशान को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उस 5वें निशान के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर एक और निशान हो। वो जगह भी कुछ उभरी हुई लग रही थी। चित्रा हड़बड़ाहट के साथ उस जगह पर जमी धूल साफ करने लग जाती है। जब धूल हटती है तो वो देखती है कि उसका अंदाजा एकदम सही था। वहां पर एक और निशान था और वो निशान किसी और चीज का नहीं बल्कि चोटी का था। वहां पर एक मोटी लंबी सी नागिन की तरह रेंगती एक चोटी बनी हुई थी। चित्रा उस निशान को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, ये तो चोटी का निशान है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? चित्रा की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर के दरवाजे पर इतने सारे निशान क्यों बने हुए थे। चित्रा आवाज लगाती है, कोई है? कोई है क्या? किसी का कुछ जवाब नहीं आता है। घर की हालत देखकर चित्रा अब समझ गई थी कि वहां पर कोई नहीं रहता था। वो घर इस लायक नहीं था कि वहां पर कोई रह सके। चित्रा धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दरवाजे को धक्का दे देती है। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, जिस कारण वो चित्रा के धक्का देते ही करकराते हुए खुल जाता है। जब चित्रा कमरे के अंदर घुसती है तो वहां पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। इतना अंधेरा कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। अभी चित्रा घर के अंदर गई ही थी कि तभी वहां पर लूसी आ जाती है। जैसे वो कमरे के अंदर आती है, लूसी की आंखें पीले रंग में चमकने लग जाती हैं। उसकी आंखों से पीली रोशनी निकलने लग जाती है, इतनी रोशनी कि चित्रा को कमरे के अंदर रखा सामान दिखने लग जाता है। जब चित्रा कमरे के अंदर अपनी नजरें फेरती है तो देखती है कि हर जगह जाले और धूल जमी हुई थी। कमरे के अंदर ही एक बेड रखा हुआ था, साथ में वहां पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान भी रखा हुआ था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर पहले कोई रहता हो। पर वहां पर रखे सामान सदियों पुराने थे। बेड के पास ही एक छोटी सी ओखली रखी हुई थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जड़ी बूटी कूटी जाती थी। वहीं पर चित्रा को एक मशाल भी नजर आती है, जिसके बगल में 2 नुकीले पत्थर रखे हुए थे। चित्रा उन पत्थरों को आपस में रगड़ती है और जैसे ही चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी की मदद से चित्रा मशाल में आग लगा लेती है। मशाल में आग लगते ही कमरे के अंदर रोशनी होने लग जाती है। चित्रा उस कमरे की दीवारों को बड़े गौर से देखने लग जाती है। चित्रा अपने आसपास देखते हुए खुद से कहती है, आखिर ये घर है किसका? कौन रहता था यहाँ पर? कितनी पुरानी चीजें हैं यहाँ पर। चित्रा कमरे के अंदर अपनी नजरें फेर ही रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर रखी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वो कुल्हाड़ी एक आम कुल्हाड़ी से काफी बड़ी थी। वो कुल्हाड़ी पीतल की बनी हुई थी। चित्रा उस कुल्हाड़ी को उठाने की कोशिश करती है, पर वो कुल्हाड़ी इतनी ज्यादा भारी थी
कि वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। चित्रा उस कुल्हाड़ी को उठाने की फिर भी कोशिश करी जा रही थी। तभी वो देखती है कि उस कुल्हाड़ी पर भी 5 निशान बने हुए थे, वही 5 निशान जो दरवाजे पर बने हुए थे। चित्रा कुल्हाड़ी पर बने निशानों को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये निशान तो यहाँ पर भी बने हुए हैं, आखिर इन निशानों का मतलब क्या है? और ये कुल्हाड़ी इतनी भारी कैसे हो सकती है कि मुझसे हिल तक नहीं रही है? जब कई कोशिश करने के बाद भी चित्रा से वो कुल्हाड़ी नहीं उठती है तो चित्रा उस कुल्हाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और कमरे के अंदर रखे बाकी के सामान पर अपनी नजरें फेरने लग जाती है। चित्रा कमरे के अंदर रखे बाकी के सामान पर अपनी नजरें फेर ही रही थी कि तभी उसकी नजर कमरे के अंदर एक और सामान पर पड़ती है। एक ऐसा सामान जिसको देखकर चित्रा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चित्रा के हाथ एक धातु से बनी हुई गोल कटोरी नुमा बर्तन था जो पूरी तरह काला था, जिसके पीछे चोटी का निशान उभरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे पर बना हुआ था। चित्रा उस बर्तन को देखते हुए कहती है, ये तो वैसा ही बर्तन लग रहा है जिसके बारे में मुझे एक बार अनुराग ने बताया था। ये तो भक्षक पात्र है, वो पात्र जिसमें डायने अपने शिकार का मांस खाया करती थी, खून ग्रहण करती थी। ये पात्र यहाँ पर कैसे? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? ये घर किसका है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी।